अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 2 का वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट है वेक्टर ए एंड बी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट रिस्पेक्टिवली। डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी। स्टेटमेंट में आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं जैसे कि आप स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो इन तीनों के आपको वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स गिवन हैं। तो बताना ये है कि ए क्रॉस बी क्या है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन किधर है। फिर आपने ए क्रॉस सी बताना है, फिर आपने बी क्रॉस सी बताना है। तो डाटा हमारे पास गिवन है कि 3 वेक्टर्स हमें गिवन है, उन तीनों के आपको यूनिट्स दिए हुए हैं और उनकी मैग्नीट्यूड आपको दिए हुए हैं और उनकी आपको डायरेक्शंस भी दी हुई है। ठीक हो गया। अब आपने ये 3 केसेस मालूम करने हैं वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आपको पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के अंदर भी आपको आ सकता है। वो आपको ए और बी दे देगा और आपसे पूछेगा भी ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो कितनी है, किधर है, और जो मैग्नीट्यूड है वो किधर है, कितना है। उसके बाद अब ए क्रॉस बी मालूम करते हैं। अब सबसे पहले इन तीनों को अगर हम ड्रा करना चाहें तो हम ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फर्ज करें कि ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगी कुछ इस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। अब जो वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की जानब है। ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर ए होगा इस डायरेक्शन में। जो वेक्टर बी है वो वेस्ट की जानब है, तो ये हमारे पास वेस्ट है। तो वेक्टर बी जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। और जो वेक्टर सी है वो ईस्ट की जानब है, तो ये हमारे पास वेक्टर हो गया सी। अब ये आपके पास जब वो 3 ऐसे, इसको हम मिटा देते होंगे, ये हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये 3 वेक्टर जिस तरह जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में दिए हुए हैं, तो अब पहले ए क्रॉस बी मालूम करते हैं। तीनों एक ही तरह के हैं। ठीक है। मैं एक पार्ट कर देता हूँ और बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लीजिएगा असाइनमेंट के तौर पर। ओके। तो अब यहाँ पर ए क्रॉस बी जो है वो हम मालूम करते हैं। तो ए क्रॉस बी मतलब वेक्टर प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है उसको हम यूज़ करेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। ये वाली चीज़ जब हमें क्या बताती है, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है और एन कैप जो है वो डायरेक्शन होती है। ठीक है। ओके। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वो गिवन है 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर वो गिवन है 3 है। ये हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज। और ये थीटा होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान एंगल कितना है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है। तो थीटा 90 पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड 3 इंटू साइन 90 एन कैप। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे साइन 90 जो कि हम जानते हैं 1 के बराबर होता है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी 12 एन कैप। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 है और जो डायरेक्शन है वो एन कैप है। अब ये डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से जब वो निकाल सकते हैं। राइट हैंड रूल में क्या होता है कि हम अपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखते हैं और कर्ल करते हैं थ्रू स्मॉलर एंगल टूवर्ड्स वेक्टर सेकंड वेक्टर। ठीक है।
फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को रखना है और उसको दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करना है थ्रू स्मॉलर एंगल दैट इज 90 डिग्री। जो थंब होगा वो आपका उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ओके, तो अब यहाँ पर ए और बी, तो अब ए और बी का जो है वो हमने लेना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अपने हाथ को रखा और हमने रोटेट कर दिया सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में, और थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थंब जो है वो बताएगा उस वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो किधर है, टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज टुवर्ड अपवर्ड। इस तरह अब हमने निकालना ए क्रॉस सी। अब ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास सी है। अब ए क्रॉस सी के दरमियान भी एंगल हमारे पास कितना है, 90 का है। सेम प्रोसेस यही करेंगे, यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ए बी साइन थीटा। तो फिर हम जब करेंगे ए सी, ए वेक्टर आपको 4 है, सी वेक्टर जो है वो आपका 8 न्यूटन है, 8 यूनिट्स है। ठीक हो गया, तो ये 32 आंसर आ जाएगा इसका। और इसकी डायरेक्शन हमारे पास किधर होगी, अगेन इसकी जो डायरेक्शन है ए क्रॉस सी निकालना है। अब जो है वो अपने राइट हैंड को आप फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखेंगे और जो दूसरा वेक्टर है वो जो कि सी है, और कर्ल कर देंगे इसको, और अंगूठा किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इनटू द पेज। तो इस तरह जो है वो हम ए क्रॉस सी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। अब बी क्रॉस सी के दरमियान जो एंगल है, बी क्रॉस सी, बी और सी वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास है 180 डिग्री। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो जब हम साइन 180 लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो बी क्रॉस सी का जो आंसर होगा वो नल वेक्टर होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह जो हम तीनों जो वो ये निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैंने एक कर दिया है, आप बाकी जो 2 हैं इसको आपने लाजमी ट्राई कर लेना है। इसको शार्ट क्वेश्चन के तौर पर अपने माइंड में रखना है और एमसीक्यूज के तौर पर भी अपने इसको माइंड में रखना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 12, जिसकी स्टेटमेंट है the torque or turning effect of force about a given point is given by r cross f, where r is the vector from the given point to the point of application of f. Consider a force f, ये आपको दी हुई है -3i + j + 5 के न्यूटन में, acting on the point 7i + 3j + k मीटर. What is the torque in Newton meter about the origin? तो क्वेश्चन भी इस तरह का है कि आपको एक फोर्स गिवन है, फोर्स आपको दी हुई है और आपने जो है वो उसका टॉर्क निकालना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग। ठीक है, ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ओरिजिन से, और ये वो फोर्स है जो कि एक्टिंग कर रही है किसी बॉडी के एक पॉइंट के ऊपर। तो इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो टॉर्क के बराबर होता है, वो हमने टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें ये इसका जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दैट इज पिवट है। ठीक है, इसको मैं ओ से लिख देता हूँ, ओरिजिन है। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर से लफ्ज़ ओरिजिन जब वो बोला है तो ये हमारा ओरिजिन है, या ये पिवट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और जो फोर्स लग रही है वो किसी पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जिस पे फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ। तो P वो पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट आर्म। ठीक है, तो आपको ये जो मूवमेंट आर्म दिया हुआ है
ये आपको पोजीशन वेक्टर की शक्ल में दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये आपको आर दिया हुआ है, बेसिकली वो आर उसने आपको दिया हुआ है, वो आपका मूवमेंट आर ही है, ठीक है, लेकिन वो वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बाद पी पॉइंट पर फोर्स लग रही है एफ, तो ये फोर्स आपको लग रही है एफ, तो इसको मैं बना देता हूँ इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास है फोर्स एफ एट पॉइंट पी। तो हम जानते हैं जब मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा, खींचूंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो ये बॉडी ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगी, तो इसमें टॉर्क पैदा हो जाएगा, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। उसी चीज़ को हमें मालूम करना है। तो अब फोर्स हमें गिवन है और हमें इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो मूवमेंट आर्म है वो भी गिवन है वेक्टर की फॉर्म में। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देगा, टॉर्क देगा, ठीक हो गया। तो टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक हो गया, ये टॉर्क का फार्मूला है। अब जो है, अब जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसको हम कैसे मालूम करते हैं, किस मेथड से मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट की शक्ल में, ठीक है। हम डिटर्मिनेंट की शक्ल में जो है वो दो वेक्टर्स का जब क्रॉस लिया जाता है, ओके। तो अब टॉर्क फाइंड करते हैं, तो टॉर्क बराबर होगा इज इक्वल्स टू आर, फर्स्ट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है उसको लिखना है, मल्टीप्लाई बाय जो सेकंड कंपोनेंट है उसको लिखना है। इसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। इसको थोड़ा सा मैं जी नीचे लिख लेता हूँ। तो ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आई जे के। तो पहले जो वेक्टर है उसके लिखेंगे कंपोनेंट्स जो कि 7, 3 और 1 है, 7, 3 और 1। उसके बाद जो दूसरा वेक्टर है वो लिखेंगे हम उसके कंपोनेंट्स -3, 1, 5, ठीक हो गया। अब इसको हमने एक्सपैंड कर देना है, 3/3 का कॉलम डिटर्मिनेंट, इसको हमने एक्सपैंड कर देना है बाय यूजिंग एनी रो, बाय यूजिंग एनी कॉलम। तो आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम को पकड़कर उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैं जब फर्स्ट रो को जो है वो एक्सपैंड करता हूँ, तो पहले जब वो ये वाला कंपोनेंट पकड़ेंगे आई, तो इसको लिखेंगे जी आई। तो जिस रो को आपने ओपन करना है, जिस कॉलम को आपने ओपन करना है, उसके रिस्पेक्टिव जो पूरा का पूरा कॉलम है और पूरी की पूरी जो रो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब फर्स्ट करें, आपने आई को पहले पकड़ा और आई को आपने एक्सपैंड करना है, तो आई वाला जो कॉलम है वो इग्नोर हो जाएगा और जो उसके साथ जो रो है वो इग्नोर हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ ये वाली चीज़ बच जाएगी, ये वाली 3, 1, 1, 5, सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो हमारे पास बच जाएगा, ठीक है जी। तो ये वाला कॉलम भी गया, ये वाली रो भी गई, सिर्फ वो क्या बचेगा, ये दो चीज़ें बचेंगी। मतलब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो 2/2 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसका तरीकाकार हम जानते हैं कि इसको कैसे ओपन करना है, ओके। तो जब पहला एलिमेंट को ओपन करना है तो प्लस आएगा, ठीक है। और अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस फार्मूले की 1 × 1 1 एज इट इज। उसके बाद माइनस फार्मूले की, और दूसरा अब इसको पकड़ना है आपने जे को। जब जे को ओपन करेंगे तो ये वाला जे के नीचे जो कॉलम है वो गया और जे के सारी रो गई। तो ये रो तो कॉमन रहेगी, इसलिए ये रो सबकी कैंसिल हो जाएगी और ये दरमियान वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचेगा 7, 1, -3 और 5। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 × 5 माइनस फार्मूले का -3 × 1 -3, और वो -3 इसको क्या कर देगी, प्लस कर देगी। उसके बाद प्लस के, तो अब ये के को पकड़ना है, तो के वाला कॉलम गया, के वाली रो गई, बाकी बचेगा 7, 3, -3 1।
इन दोनों के पार्ट मल्टीप्लाई करें 7 माइनस फार्मूले की, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -9 आएगा, वो -9 इसको प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा 9। ठीक हो गया। ये एक्सपैंड करने का जो है वो तरीका होता है, मतलब पहला एलिमेंट प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन, ऐसे ओपन करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब जस्ट आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 14i माइनस ये हमारे पास आ जाएगा -38j और प्लस में आ गया 16k। तो ये हमारे पास जो है वो टॉर्क आ गया किसके अबाउट दिस पॉइंट ओरिजिन। ठीक हो गया जी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके जी, नेक्स्ट जब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, उसकी स्टेटमेंट है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F i-2j passes through the point whose position vector is -j plus k। कि हमारे पास एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और वो एक पोजीशन वेक्टर जो कि i-j plus k में से पास कर रही है। फाइंड, दो चीज़ें हमने इसमें मालूम करनी है। ए है द मूवमेंट ऑफ F, द मूवमेंट ऑफ F मतलब टॉर्क मालूम करना है F का, अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द पिवट, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी। तो आपने टॉर्क मालूम करना है ओरिजिन के अबाउट। फिर इसका बी पार्ट है द अमाउंट ऑफ F अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज i plus k। तो अगेन आपने मूवमेंट ऑफ फोर्स मालूम करना है, अगेन आपने टॉर्क मालूम करना है। अब उस पॉइंट के अबाउट जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो i plus k है, मतलब इसमें दो मरतबा आपने टॉर्क मालूम करना है। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट को ज़रा गौर से समझिएगा। आपको फोर्स दी हुई है F, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये किसी एक बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स लग रही है। ठीक हो गया। ओके, वो फोर्स जो लग रही है वो पॉइंट फर्ज करें कि हमारे पास कुछ ऐसा है, ये वाला वो पॉइंट है F, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जिस पे फोर्स लग रही है, और ये वाला वो पॉइंट है दैट इज O ओरिजिन, पिवट। ठीक हो गया। तो पहले आपने इस पिवट के अबाउट, ठीक है जी, वेक्टर टॉर्क मालूम करना है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये वाला है। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में पूछा हुआ है टॉर्क 1, मैंने उसको लिखा हुआ है टॉर्क 1 मालूम करना है अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द पिवट। ओके, तो पहला जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया कि हमारे पास एक ओरिजिन है और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो इन दोनों के दरमियान का पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है आर की शक्ल में, और एक फोर्स लग रही है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमने निकाला और ये टॉर्क आ गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने करना है इसका जो ए पार्ट है। ठीक हो गया। तो मैं ए पार्ट नहीं कर रहा हूँ, वो आपने खुद कर लेना है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने ये वाला समझाया आपको, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, अबाउट द ओरिजिन, ये जो टॉर्क हमने मालूम किया ये भी ओरिजिन के अबाउट ही हमने फाइंड आउट किया है। ठीक हो गया। अब जो दूसरा जो टॉर्क आपने मालूम करना है वो है हुज पोजीशन वेक्टर इज i plus k। ठीक हो गया। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये फर्ज करें कि ये पोजीशन वेक्टर किसी और ओरिजिन के लिहाज से, वो पोजीशन वेक्टर जब हम किसी रेफरेंस पॉइंट से जब वो लेते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैं R2 बोल देता हूँ, R2, और उसको मैं बोल देता हूँ R1। R1 को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, फर्ज करें, तो R1 मेरे पास आएगा ये वाली चीज़। ठीक है, ये हमारे पास आएगा R1 पोजीशन वेक्टर है। R2 कहाँ पर होगा? तो R2 जो है वो फर्ज करें कि हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो पॉइंट Q जो है वो ओरिजिन से कितनी दूर है, तो उसके लिए उसने आपको एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ये वाला।
और उसका नाम है R2। ठीक है जी, ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन से R2 पोजीशन वेक्टर पर है। ये आपको R2 ये वाला दिया हुआ है और ये R1 ये वाला दिया हुआ है। अब इस पोजीशन वेक्टर के लिहाज से जो टॉर्क होगा उसको मैंने बोला है टॉर्क 2। तो अब ये कैसे मालूम करेंगे हम, टॉर्क 2 हम कैसे मालूम करेंगे? तो उसके लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स तो यही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये वाला ही है। ठीक हो गया। तो हमें ये वाला वेक्टर जो है वो पहले बनाना है, ये वाली चीज। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्योंकि जो टॉर्क मालूम करेंगे वो टॉर्क होता है कि पोजीशन वेक्टर के दरमियान जो डिस्टेंस है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और ये वाला जो पॉइंट है इसके रिलेटेड हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो अब हमने ये जो रेड वेक्टर है इसको मैं बोल देता हूँ सिंपल R। ठीक हो गया। अब इस R को पहले मालूम करेंगे, तो ये जो हमारे पास R आएगा उसको भी हम जब वो F के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब R ये कैसे निकालेंगे? तो ये R हम जानते हैं कि ये वाला वेक्टर R2 और ये वाला R ये दोनों हेड टू टेल रूल के मुताबिक जुड़े हुए हैं। तो R1 इनका इस तस्वीर के मुताबिक R1 जब वो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे उसको हम लिखते हैं R1 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R। ठीक हो गया, मतलब ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर बराबर होगा इस वेक्टर के, क्योंकि ये दो वेक्टर जो है वो आपस में हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है वो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से R किसके बराबर होगा? तो R बराबर होगा बेटा, R बराबर है R1 माइनस R2। ठीक हो गया। अब इन दोनों के डिफरेंस से हम क्या निकालेंगे? R निकाल लेंगे, तो हमारे पास मोमेंट R आ जाएगा, उसको फिर हम F से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। तो R बराबर है R1 कितना है? ये R1 है माइनस J प्लस K माइनस R2 कितना है? R2 इतना है I प्लस K। अब इन दोनों को जो है वो आप ऐड कर लें। R माइनस I, मैं पहले क्योंकि इसमें J और K है, इसमें I और K हैं, तो लिहाजा मैं जो है वो पहले मैं I वाला लिख देता हूँ माइनस I। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस J। ठीक है, और K प्लस माइनस माइनस, माइनस का K और प्लस का K वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, K वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया R का पोजीशन वेक्टर, ये वाला R। ठीक है जी। अब इस R को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? F के साथ, और हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। अब जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे करनी है? बिल्कुल डिटर्मिनेंट ओपन करके। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, तो ऊपर लिखेंगे I J K। तो पहले R के कंपोनेंट्स आएंगे -1 -1J और K कितना है? 0 है। उसके बाद F है 1 और -2, 1 -2 0। ठीक हो गया जी। इसके पास भी F के पास भी K वाला कंपोनेंट नहीं है, तो लिहाजा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क। अब इसको कैसे ओपन करना है वो हम जानते हैं, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस की मदद से। पहले I को पकड़ें, उसको एक्सपेंड कर दें, फिर J को पकड़ें, उसको एक्सपेंड कर दें, और फिर K को पकड़ें, उसको एक्सपेंड कर दें। तो जब I को पकड़ना है तो I वाला कॉलम गया, I वाली रो गई। जब J पकड़ना है J वाला कॉलम गया, J वाली रो गई। और जब K को पकड़ना है तो K वाला कॉलम गया और K वाली रो गई। बिल्कुल सेम जो वो इन्हीं स्टेप में हो जाएगा। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है जी, इससे आगे जब वो हम यहाँ पर आते हैं, तो टॉर्क बराबर होगा तो I वाला ये वाला कॉलम गया,
दिस इंटू दिस, ठीक हो गया। तो आई बाहर, -1 इंटू 0 0, -2 इंटू 0 0, ठीक हो गया। क्योंकि इसको इससे जब दें 0 आएगा, इसको इससे जब दें 0 आएगा। उसके बाद -j, ठीक है जी। तो ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई। तो हमारे पास क्या आएगा, जे के साथ खोलेंगे तो क्या ओपन होगा, तो जे वाले जब कॉलम चला जाएगा तो जब मैं -1 को 0 से 0 दूंगा 0 आ जाएगा, ये वाला 0 1 0 आएगा तो 0 आएगा, अगेन 0 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस के को ओपन करेंगे तो के वाला कॉलम दोनों 0 कैंसिल हो गए, -1 इंटू -2 +2, ठीक है जी। ये माइनस फार्मूले की, -1 इंटू 1 -1 और ये हो जाएगा +1। ओके, तो टॉर्क बराबर आएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है। ये तो दोनों 0 हो गए हमारे पास और ये वाला सिर्फ बचेगा जो कि बराबर होगा 3k। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो टॉर्क 2 निकाला है हमने बेसिकली, ये टॉर्क 2 है, ठीक है। ये हमने टॉर्क 2 निकाला है। जो 1 निकालना है, 1 किस तरह निकालेंगे, 1 जो बिल्कुल सेम इस तरह निकालेंगे, ओरिजिन के अबाउट सेम। वैसे दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, दूसरा पोजीशन वेक्टर देकर कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बट आपने होना नहीं है, तो सेम प्रोसेस होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। स्टेटमेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आर 6 3√, एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कहता है कि आपको 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनका आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का आपको मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, तो उन 2 वेक्टर्स के दरमियान आपने एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो डाटा हमारे पास गिवन है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा किसका मैग्नीट्यूड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड वो 6 है, और ए बी कॉस थीटा ये है मैग्नीट्यूड डॉट मल्टीप्लिकेशन का, डॉट प्रोडक्ट का, ठीक हो गया, जो कि 6 3√। है। तो फाइंड द एंगल, एंगल मालूम करना है उन 2 वेक्टर्स के दरमियान जिनका हमने प्रोडक्ट लिया है क्रॉस और डॉट, ठीक हो गया। ओके, तो एंगल फाइंड करने के लिए इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं और कोई एंगल ले आते हैं। तो हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए बी साइन थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 है, ए बी कोस थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 6 3√। है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ आएगा 1/3√, ठीक हो गया। और यहाँ से जब वो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे, अब ये वाली जो चीज़ है साइन ओवर कोस, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, हम जानते हैं कि ये बराबर होता है tan थीटा के, और ये आ जाएगा 1/3√। ओके, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो थीटा बराबर है tan इनवर्स 1/3√। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका tan इनवर्स निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास जो आएगी, थीटा की वैल्यू दैट इज़ 30 डिग्री या 60 डिग्री, आई थिंक सो 30 डिग्री आनी है। तो ये हमारे पास जो है वो एंगल आ गया। मतलब ये वो 15 क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट है, अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द क्लॉथ लाइन, कि एक लोड है 10 न्यूटन का, उसको हमने एक क्लॉथ लाइन के साथ जो है वो सस्पेंड कर दिया। दिस डिस्टॉर्ट्स द लाइन सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट ईच एंड। ठीक है, हमने क्या किया, एक लोड को हमने एक बांधा इसके साथ 10 न्यूटन का, तो इसने रस्सी को जब वो डिस्टॉर्ट कर दिया
रस्सी जो है वो ऐसे इस शेप में चली जाएगी और ये रस्सी के दोनों एंड के ऊपर 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक हो गया। फाइंड द टेंशन इन द क्लोथ्स लाइन। तो टेंशन मालूम करनी है हमने कि उसमें रस्सी में कितनी टेंशन पैदा हो रही है। ओके, तो अब इस चीज़ को ज़रा देखते हैं। अब टेंशन मालूम करने के लिए इसी पिक्चर को हम थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। मतलब ये टेंशन का जो फोर्स है इसको हम जब वो थोड़ा सा इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके टेंशन निकालेंगे। ओके, अब टेंशन निकालने के लिए इस डायग्राम को, क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए एक डायग्राम ये बनानी है। ये आप थोड़ा गौर से देखिएगा। अब अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पे ड्रा करता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये वाला पॉइंट है। ठीक हो गया। इस पॉइंट के ऊपर हमने टोटल फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, ये कितनी कितनी फोर्सेस जहाँ वो इसके ऊपर लग रही हैं उसको, उसके लिए हमें इसी पिक्चर को थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास एक ये टेंशन का फोर्स है, ये हमारे पास आ गया टेंशन का फोर्स T, और एक टेंशन का फोर्स ये वाला है, इसको मैं इधर बना देता हूँ। तो ये हमारे पास बन गया टेंशन का फोर्स। ठीक हो गया जी। अब इसने जो एंगल बनाया हुआ है, ये वाला एंगल, इसने ये वाला एंगल जो बनाया हुआ है दैट इज 15 डिग्री। वो हमारे पास कितना है, 15 डिग्री है। मैं इसको सिंपल थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, वो पता है कि 15 है, मैं इसको जब वो थीटा सिंपल लिख देता हूँ, तो सिंपल मैं इसको थीटा लिख देता हूँ। अब इसके जितना ये वाला एंगल है, जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही एंगल जो है वो ये वाला भी होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस टेंशन के हम बनाएंगे दो कंपोनेंट्स, और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से बनेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो एक कंपोनेंट ये वाला बन जाएगा, ठीक है जी, और एक कंपोनेंट जो है वो ये वाला बन जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसका नाम हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, इसको मैं लिख देता हूँ Tx, और ये वाला जो कंपोनेंट है इसका नाम हो जाएगा T ऑफ y, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है। ठीक हो गया। तो मैं इसको फिलहाल मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ऐसे। तो पहली जो ये टेंशन है T, इसको हमने दो हिस्सों में जब वो रिजॉल्व कर लिया, इसके कंपोनेंट्स बना दिए। अब इसी तरह जो रेड वाला जो कंपोनेंट है, टेंशन है, ये वाली टेंशन है, इसने भी इसके एंड पर कितना एंगल बनाया हुआ है, 15 डिग्री से। तो अगर ये वाला एंगल अगर 15 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना होगा, 15 डिग्री होगा, दैट इज थीटा। ये हम जानते हैं ना कि अगर हमारे पास ऐसे दो पैरेलल लाइंस हों और इन दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई तीसरी लाइन ऐसे कट कर रही हो, तो इनके दरमियान बनने वाले एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। तो यहाँ पर ये तस्वीर कैसे बन रही है, देखें, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे तस्वर करूँ और एक लाइन या वो ये वाली तस्वर करूँ, ठीक है, तो ये तिरछी लाइन इसको काट रही है और ये तिरछी लाइन इन दोनों लाइन को ऐसे काट रही है, तो ये वाली तस्वीर बन जाएगी। ओके, तो ये थीटा हमारे पास आ गया। अब इस थीटा को, अतः इस टेंशन को दो हिस्सों में रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो एक कंपोनेंट जब वो ये वाला बन जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, और एक कंपोनेंट जब वो ये वाला बन जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। इसका नाम होगा Tx, इसका नाम होगा T ऑफ y।
इज इट क्लियर? और ये जो बॉडी का जो वेट है वो इस एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, ये हो गया बॉडी का वेट, जो कि W बराबर है mg के बराबर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब इस वेट को चूंकि बैलेंस किया हुआ है, अब देखते हैं कि इस वेट को किन दो फोर्सेस ने या किस फोर्स ने इसको बैलेंस किया हुआ है। अब अगर इस पिक्चर को जरा गौर से देखें, इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, इस टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इस टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो दोनों या वो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो लिहाजा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, ज़ीरो कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो लिहाजा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का इस बॉडी के ऊपर जो हमने 10 न्यूटन का जो लोड लटकाया हुआ है, उसके ऊपर जो वो एक्स कंपोनेंट्स का कोई भी असर नहीं है, कोई भी अमल दखल नहीं है। ठीक हो गया? मतलब यूँ कहना चाहिए कि जो टेंशन के जो एक्स कंपोनेंट्स हैं, वो दोनों कंपोनेंट जो है वो इस बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प नहीं कर रहे। ठीक हो गया? वो एक दूसरे को कैंसिल करने में जब वो लगे हुए हैं, लेकिन उस वेट को बैलेंस करने में जब वो कोई भी कारआमद कोई भी मदद जब वो नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, तो लिहाजा हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सम ऑफ एक्स कंपोनेंट का जो सम है, जो इफेक्ट है, वो एक दूसरे के ऊपर जो कैंसिल कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू टी कोस थीटा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, टी कोस थीटा और ओके टी एक्स किसके बराबर है, तो टी एक्स बराबर है टी कोस थीटा के। ये टी एक्स किसके बराबर है, तो अब बराबर है टी कोस थीटा के। लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इनका बैलेंस में कोई भी शेयर नहीं है, कोई भी ये पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं उस वेट को बैलेंस करने में। लिहाजा इसकी तो कहानी खत्म हो गई। अब वाई एक्सिस की तरफ चलते हैं। वाई एक्सिस ये वाला है। वाई एक्सिस के अलोंग एक तो ये वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये दो कंपोनेंट्स हैं टी वाई जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है दोनों, और वेट नीचे की तरफ है। मतलब दो फोर्सेस, दो कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में है, दो फोर्सेस ऊपर हैं और एक फोर्स जब वो नीचे हैं। ज़्यादा ये है वो दो फोर्सेस जो इस वेट को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ठीक हो गया? तो हम यूँ लिखेंगे कि सम ऑफ अलोंग वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे हमारे पास कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो वेट है ये बराबर होगा किस चीज़ के, आंसर है इन दोनों वाई कंपोनेंट्स के सम के। अगर मैं इसी डायग्राम को कुछ ऐसा बनाऊं, क्योंकि इसमें टी कोस थीटा तो कैंसिल हो गए, वेट आ गया नीचे की तरफ और ये टी वाई ऊपर की तरफ, ये टी वाई ऊपर की तरफ, ऐसे। तो दो फोर्सेस ऊपर लग रही हैं, एक फोर्स जो वो नीचे लग रही है। तो यही है वो दो फोर्सेस जो इस वेट को क्या करना चाह रही हैं, बैलेंस करना चाह रही हैं। ठीक हो गया? अब यही सिचुएशन में यहाँ पे लिखता हूँ कि ये टी वाई और ये टी वाई ये इस वेट को बराबर कर रहे हैं। तो लिहाजा टी वाई प्लस टी वाई, तो टी वाई किसके बराबर होता है, टी साइन थीटा के। तो ये वेट बराबर होगा टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। ओके, तो ये वेट बराबर होगा 2t साइन थीटा के। ओके, अब यहाँ से t हमें मालूम करना है, तो t इज इक्वल्स टू w ओवर 2 साइन ऑफ थीटा।
तो ये है वो टेंशन जब हम 10 न्यूटन का जो वेट है वो नीचे लटका रहे होंगे और जब एंगल जब वो 15 डिग्री का बन रहा होगा तब है ये वाला वो वेट। अब इसमें वेट की वैल्यू पुट कर दें, थीटा की वैल्यू पुट कर दें, तो इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास टेंशन का जवाब आ जाएगा। तो टेंशन बराबर आएगी, वेट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 10 न्यूटन ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 15 डिग्री। ठीक हो गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख देते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ 19.3। तो टेंशन हमारे पास आ जाएगी 19.3 और इसका यूनिट क्या होगा टेंशन का, टेंशन एक फोर्स का नाम है और हर तरह की फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। सो दैट्स वाई इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन। So this is our required answer.